गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1426 और आज एक महेश शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका शीर्षक है पैसे का घमंड। बहुत अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से उतरा और बोला कि अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती क्या? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा कि चल भाग यहां से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। और तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा झेप गया। वो भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। जतिन ने कहा कि यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ाकर रखता है? तुझे पता भी है कि कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना भी नहीं तेरे पास और पैसे भी तूने उसे दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन से खा लूंगा, क्यों खिलाएगा नहीं क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा और उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा और फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से रवि ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू है क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और अब वो उसके लिए अलग से खाना बनाकर देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ भेज देती है। अब तो जैसे इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मजा आएगा। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर जतिन बोलता है कि देख, ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं, कभी भी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई देता है। रवि कहता है कि एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यही मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहां तक पहुंचा है। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है और कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं और एक दिन जतिन अपने स्कूल से सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की, और उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी मां बैठे थे। जतिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवि की याद आ जाती है, लेकिन वो उसे कहां ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर ये हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। जतिन कहता है कि मैं जानता हूं, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो, कल उसे नए इंजीनियर से मैं
खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूं। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। यहां वो इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुंचता है। जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वो गौर से देखता है, ये तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश हो जाता है। रवि भी सीट से उठकर उसे गले लगा लेता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है कि जतिन, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तुझे। यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर यह प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि जतिन से कहता है कि चल मेरे साथ, और वो जतिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता रहा। मैंने इनकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भी भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया। पर मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वो भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। कोई भी नहीं है कि जो तुझे मदद करे। मेरे परिवार ने यही शिक्षा दी थी। और रवि जतिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है और फिर वापस वही बात करता है। और वो कहता है कि उस औरत को देख, उनके पास आ जाती है, भैया आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूं। ये वही औरत थी जिसकी की और रवि ने सहायता की थी। रवि बोलता है, नहीं मां जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोलती है कि भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास ही में हमने एक कमरा किराए पर भी ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर जतिन को अच्छा लगता है। वहां से कुछ दूर जाकर वो बोलता है, रवि अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से काम की शुरुआत करूंगा। ईमानदारी और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। रवि कहता है, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा देता हूं। जतिन अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है और इन आंसुओं में उसका घमंड हमेशा हमेशा के लिए बह जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था पैसे का घमंड, और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।